नमस्कार। वो नींद की तरह नर्म सब्जा, वो नींद की तरह नर्म सब्जा, ख्वाबों की तरह रामिंदा शबनम, फूलों की तरह शगुफ्ता चेहरे, किरणों की तरह जमा तबस्सुम। सब काफिला ये आदम की राही वादी अदम में चल रहे हैं, लम्हों के चिराग जल रहे हैं। अली सरदार जाफरी साहब कहते हैं और बहुत खूबसूरत कहते हैं, जिंदगी लम्हों की डोर ही तो है ना। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत है बहुत ही खास है। जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक है, जाना माना नाम है रंगमंच, टेलीविजन और आकाशवाणी का, और बहुत कुछ है। वो जब हम उनसे बातचीत करेंगे तो उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू आप देखेंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ इसरार खान साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में मुझे इनवाइट करने का। और मेरा तो खास तौर पे यू नो आई एम ऑनर्ड एंड आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम सो इमोशनल बिकॉज जिस सूरी साहब ने मुझे उंगली से पकड़ के विविध भारती और रेडियो कश्मीर जम्मू और स्टेज के ऊपर मुतारिफ किया, और उनकी बेटी आज मेरे रूबरू बैठी है। आज अनजानी सूरी साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आप बच्चे, आप उनकी यादें हैं। और जब आपको तरक्की करते देखता हूं और आपको अच्छा काम करते देखता हूं तो दिल खुश होता है और बहुत खुश होता है, और उनकी याद आ जाती है, उनके साथ गुजरा हुआ वक्त याद आता है। खुदा ऐसी शख्सियतें और पैदा करे। क्या शख्सियत थी, ना मजहब, ना मिल्लत, ना ये, ना छोटा ना बड़ा। अरे मैं मुसलमान होकर उनका सबसे फेवरेट एक्टर था, और जितने लम्हे वो कुर्बत के वो मेरे साथ गुजारते थे और मुझसे जो बातें वो करते थे, आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। एंड ये उस जैसी शख्सियतें हैं, उन जैसी महान शख्सियतें जिनके साथ में रहा और मैंने जिनके साथ काम किया। 1972 से मेरा उनके साथ सफर शुरू हुआ। वो हैं कि जिन्होंने मेरी शख्सियत पे असर डाला। बाद में काजल, जब मैं पुलिस की सर्विस में भी गया, किसी भी सर्विस में गया, एक अच्छे ओहदे पे गया, आज मैं पॉलिटिक्स में हूं, आप यकीन करो ये वैसी ही शख्सियतें हैं जिन्होंने मेरा करेक्टर बनाया। और मुझे अगर लोगों ने चाहा और मुझे सेकुलर पाया और मुझे प्यार किया, तो मैं उनको यही बता सकता था कि ये सूरी साहब ही जैसे लोग हैं दो चार, जिनकी वजह से अगर तुम आज इसरार खान को पसंद करते हो, लाली खान को पसंद करते हो, तो ये सब उनकी देन है। क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसे ही महान लोगों के साथ, ऐसे ही सेकुलर क्रेडेंशियल्स के लोगों के साथ मैं रहा, और जिनसे मैंने इतना कुछ सीखा। आपसी प्यार, भाईचारा, मोहब्बत, ये सब सीखी। आप बच्ची थी छोटी, 2 साल की, जब मैं आपके घर में, मुझे सूरी साहब अपने घर ले गए, और आपका विवेक, आपका छोटा भाई, भाभी को आवाज दे के कहा लाली आया है, चाय रखो जी, चाय रखो, लाली आया है। फिर तुमको पास मेरे बुलाया, मैंने तुम दोनों को प्यार किया, और मैं उनके साथ, देखो वहां से मेरा सफर स्टार्ट हुआ। और मैं आपसे बताऊं कि मुझे मुझे मुतारुफ कराने में, इसमें मैंने कहा ना कि एडलिन रूही थी। एडलिन रूही बहुत अच्छी रेडियो टेलीविजन की आर्टिस्ट थी। तो एडलिन रूही जो है वो मेरे घर के सामने रहती थी, तो मेरी माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी। तो मेरी मेरी अम्मी ने उनसे जरिए, तो उन्होंने मुझको अपने साथ लिया, तो कहा कि तुम रेडियो में चलो मेरे साथ। तब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, और वहां जब मैं गया तो मेरा सूरी साहब से मतलब मुलाकात हुई, आमना सामना हुआ, और एक ऐसी कशिश एक पैदा हुई कि वो मुझे सिखाने लग पड़े। क्योंकि मैं जितना मर्जी अच्छा उर्दू बोलने की कोशिश करूं, एक पंजाबी तलफ़्फ़ुज़, एक डोगरी तलफ़्फ़ुज़ मुझसे निकल नहीं सकता। पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। तो वो मेरा तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक करते थे, फिर मुझे डायलॉग सिखाते थे, और उनके साथ, उनके ज़ेरे साया मैंने बहुत कुछ सीखा। और आपको मैं बताऊं कि पहला स्टेज का प्ले भी रेडियो कश्मीर वाले एक बार हम सबको ले गए, और आर्मी के एक फंक्शन में ले गए। तो आर्मी के को हमने एक स्टेज प्ले जो है प्रेजेंट किया आर्मी में, नगरोटा में। तो मैं इतना जी। डर रहा था, इतना डर रहा था। उन दिनों ये बड़ा कंसेप्ट था कि पीठ नहीं दिखानी, कैमरे को पीठ जी। नहीं दिखा। अगर आप डायलॉग बोलते बोलते कैमरे को पीठ दिखाते हो तो ओ पीठ दिखा गया, पीठ दिखा गया। तो जनाब मैं नया नया था,
तो मुझे तो अभी लाइट लेनी भी नहीं आती थी, तो खैर कद वद अच्छा था, बोलने में आवाज अच्छी थी, तो वो तो मैंने कर दिया। तो कहीं एक मैंने पीठ दिखा दी, वो बात आई, बात गई, नोट सभी पीछे पड़ गए, तो सूरी साहब डिफेंडेड में कहा वो भी एक स्टाइल है, लाली ने एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस। और वाकई बात के जो टेलीविजन रेडियो स्टेज प्लेज आए उसमें पीठ दिखाना जो है वो भी एक स्टाइल बन गया। तो वाह। ये मेरा जो है उनके साथ मेरा आगाज था। तो खुदा उनको जन्नत नसीब करे, और जन्नत में भी उनको ऊंचे से ऊंचा मुकाम खुदा दे, और आपको खुदा अल्लाह भगवान आपको, अब दोनों सारे बहन भाइयों को ऊंचे से ऊंचा मुकाम दे। मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की कौन सी बात हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं खुद मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखूंगी कि मेरे पापा हैं इसलिए मैं नहीं बोल रही ये बात, लेकिन उनकी जैसी शख्सियत बहुत कम होती है, और जितने सेकुलर वो थे, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो उनके जैसा फादर कोई और हो नहीं सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारी ऐसे बातें हैं। he was beyond this world. तो मैं तो हमारे साथ बहुत सारे स्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। शब्बीर मुजाहिद साहब कश्मीर से जुड़े हैं हमारे साथ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा साथ रहा उनके साथ। जी वेलकम कहते हैं आपको। मेरी भी सलाम दीजिए उनको। जी, हमारे साथ हेमा सिंह जी जुड़ी हैं, नेशनल अवार्डी हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत बड़ा नाम रंगमंच के क्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय नारायण कश्यप जी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सल्ला मेहता जुड़ी हैं, डॉक्टर है बाय प्रोफेशन लेकिन रंगकर्मी है और आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया कहती हूँ। मैं सबसे पहले तो आपसे यही सवाल पूछूंगी कि जम्मू कश्मीर से आपका ताल्लुक है, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो कोई खास याद बचपन की, क्योंकि आपका बचपन से ही कला के क्षेत्र में आपका रुझान था, लेकिन आप पुलिस, आईपीएस एज आईपीएस ऑफिसर आप रिटायर्ड हुए, लेकिन किस तरह से आपका रुझान शुरू हुआ, और बचपन से जुड़ी कोई खास याद आप हमसे शेयर करना चाहें, कोई खास बात? काजल, आई थिंक ये सब कुछ मुझे, मैं ये समझता हूँ, मैं एक अफरीदी, बड़े टफ किस्म के जो ट्राइबल अफरीदी पठान घराने से हूँ, जो लोग जिनकी 5 जनरेशन ने सिर्फ आर्मी में या पुलिस में सर्व किया। तो मेरे और खानदान में कोई भी आर्टिस्ट नहीं है, वो सब पीछे 5-6 जनरेशन सब आर्मी ऑफिसर्स हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं। पता नहीं है मुझ में कहाँ से आया। आई थिंक जब मैं सोचता हूँ तो आई थिंक मेरी मदर से। मेरी माँ हुसैन आरा बेगम एक लाहौर यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट थी, बड़ी पढ़ी लिखी औरत थी, और वो भी यूसुफ जई पठान थी, लेकिन उनका आर्ट और कल्चर से बड़ा ताल्लुक था। और स्कूल के दिनों में उन्होंने राजा हर्षचंद्र का रोल कोई 2-3 साल किया है। मतलब लेडी थी लेकिन राजा, वो टॉल थी, अच्छी टॉल थी, राजा हर्षचंद्र का रोल। अच्छा, गाने का उनको बहुत शौक था, गाती भी थी पंजाबी टप्पे शप्पे, बड़े शानदार टप्पे गाना, नाच गाने का शौक था, पिक्चरें देखने का शौक था। तुम्हें काजल मैं क्या बताऊं कि 1968-60 में मैं स्कूल में था, और मेरी माँ, एयरपोर्ट में हम रहते थे श्रीनगर, वहां से टैगोर हॉल आती थी। एक ही बस हुआ करती थी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की, जो दिन में 3 बार सिर्फ चलती थी। आप इमेजिन करो कि मेरी माँ मुझको लेके टैगोर हॉल में प्ले देखने आती थी। वाह वाह, आप अंदाजा लगा। और जनाब, मुझको समझ तो आती नहीं थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी इंटरेस्ट जनरेट हुआ। मेरी माँ ने वो ड्रामा देखना, प्ले देखना स्टेज का टैगोर हॉल में, और फिर हमने बस लेनी रंगरेट की, और उस बस को अगर मिस कर दो तो फिर रात को आपको कोई बस नहीं मिलेगी, और ना टैक्सियां थी ना कुछ था, फिर टांगे थे, और टांगे भी रात को बंद होते थे। तो आई थिंक वो जो मेरी माँ का जो शौक था, मेरी माँ का जो इंटरेस्ट था, और मेरी माँ का रेडियो, आई थिंक वो खून मेरे में आया, और मुझे इसमें रुचि होने लगी रेडियो टेलीविजन और से। और फिर मैंने आपसे जैसा कहा कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, ये बात है 1972 की। तो एडलिन रूही मेरी बड़ी अच्छी रेडियो ए क्लास आर्टिस्ट थी, वो मुझको कहने लगी कि आप हमारे साथ, मैं चलो तू ऑडिशन देगा। तो मैं उनके साथ चला गया, और वहां आपके पापा से मुलाकात हुई। पूछा, मुंडिया तू कौन है? उसने कहा ये करीम खान साहब। डैडी उस वक्त एसपी थे जम्मू के।
कहा ये हुस्न आरा और उसका जो है, अब हुस्न आरा को इसलिए जानते थे आपके वालिद भी, 72 में मेरी माँ ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। वाह, जी जी। क्या और बात। विमेन इमेंसिपेशन की अगर बात करते हैं ना, विमेन इमेंसिपेशन, शी वाज द एग्जांपल ऑफ विमेन इमेंसिपेशन उस वक्त। क्या बात, क्या बात। उस वक्त का ग्रेजुएट भी होना, वो भी लाहौर यूनिवर्सिटी का, जबकि यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी, यूनिवर्सिटी वहां थी। तो जनाब वो अब मेरी अच्छा मैं यही बता रहा था। तो जनाब वो मैं वहां पहुंचा, सूरी साहब से मुलाकात हुई और एडलिन रूही ने मुझको साथ लिया। वो और उसके बाद जनाब मेरा रेडियो का सफर जो है वहां से शुरू हुआ। तो मैं बोलने लगा और आपके वाले साहब ने मेरी बड़ी मदद की। मेरा तलफ़ुज़ इतना अच्छा नहीं था, वो आज भी नहीं है। पकड़ने वाले जो हैं आपके जो दूसरे साथी हैं, अब शबीर भी जितनी मर्जी कोशिश कर ले उर्दू बोलने की, तो कश्मीरीपन तो आ ही जाएगा, तो मेरे में भी वो पंजाबीपन जो है वो जाएगा नहीं, पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। तो जनाब वो फिर हमने वहां वो किया, अपना रेडियो में मैं फिर प्ले करता रहा। विष्णु भरद्वाज होते थे, सी परवाना उनके असिस्टेंट थे जी। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जी, रीता जितेंद्र, और आपने जो मिनिस्टर साहब हैं आज राणा साहब, ये इनके ना ये जो क्या नाम है उनका, जितेंद्र, डॉक्टर जितेंद्र और मैंने कम से कम 25 प्ले इकट्ठे किए। डॉक्टर जितेंद्र की बहुत अच्छी आवाज थी जी। ये रेडियो आर्टिस्ट थे, डॉक्टर के साथ साथ रेडियो, और इन्होंने कई बार मुझको मेरी भी हेल्प की। इनकी आवाज बहुत अच्छी थी, ये उर्दू बहुत अच्छी बोलते थे। कम से कम 25 प्ले किए हमने इकट्ठे रेडियो स्टेशन से। और तब और ये साथ साथ डॉक्टरी का गुर भी हमको देते थे, क्योंकि डायबिटीज के जो है बाहर थे। तो जनाब ये उन लोगों का साथ रहा। फिर पहली बार स्टेज में रेडियो आपके अब वही ले गए हमें, और हमने आर्मी की स्टेज के ऊपर जाके, जनाब मुझे आता नहीं था, पर किसी तरह वो मैंने प्ले किया और कुछ 4 बातें भी सुनी, लेकिन उसी तरह सीखा। उसके बाद फिर मैं ये करता रहा। फिर शबीर मुजाहिद साहब से मुलाकात के दिन आ गए कि जनाब 74-75 की बात है कि मैं रेडियो कश्मीर में दूरदर्शन शुरू हो गया, तो मैं दूरदर्शन के लिए चला गया और दूरदर्शन वहां गया तो वहां भी ऑडिशन हुआ। तो मुझे तो लगा नहीं कि कोई मेरा यहाँ कुछ बनेगा, लेकिन लगता है कि रेडियो का मुझे इतना फायदा हुआ कि जब मैं अपने डायलॉग, उन्होंने एक दायरा बनाया और दायरे पे कहा मुझे खड़े होकर आपको डायलॉग बोलना। तो जब मैंने डायलॉग बोले, 3 डिफरेंट टाइप के डायलॉग थे। जब मैंने वो डायलॉग बोले तो जनाब वो जो कैमरे पे कैमरामैन था, फारूक था कैमरामैन, फारूक। तो फारूक ने, बड़ा मशहूर कैमरामैन, बाद में बड़ी हाई पोस्ट पे रिटायर हुआ, तो फारूक ने मुझको मुबारक दे के कहा वेरी गुड वॉइस, योर डायलॉग डिलीवरी इज वेरी गुड। तो वाकई जी फिर मैं सिलेक्ट हो गया। फिर जैकी संजुची और फारूक नाजकी और ये शबीर और इन सब लोगों से, शबीर मुजाहिद, फिर ये एक नया दौर टेलीविजन का मेरा रहा, चलता रहा। मुझे कपड़ा देना कुछ, तो ये मेरा दौर ये चलता रहा और टेलीविजन करता रहा। फिर उसके बाद सूरी साहब ने मुझको कहा कि इसरार रामलीला करेंगे। तो देखे क्या दिन थे, कोई हिंदू मुसलमान कोई तसव्वुर नहीं, कश्मीर में रामलीला, और कश्मीर की रामलीला बतराज करवा रहे थे और सूरी साहब डायरेक्टर जी। और जनाब मुझको भी ले गए और जनाब मुझसे सुग्रीव का रोल करवाया। पहला रोल मैंने सुग्रीव का किया। मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ा पसीना मुझे आया। तो आप फैन लगा सकते हैं, आप फैन यूज कर सकते हैं, फैन लगा दीजिए। अब मैं ऐसी जगह बैठूंगा, मुझे अपनी वाइफ को ही कहना पड़ेगा, वो मुझे इशारा कर रही है, मेरा नाम दोबारा मत लेना। मुझसे इस वक्त देखने को भी तैयार नहीं है, ये बड़ी बड़ी शर्मीली है ये। तो जनाब हमने रामलीला की, पहले सुग्रीव का रोल करता था मैं, फिर सुग्रीव के बाद मुझे 2 साल मैंने रावण का रोल भी किया। तो जनाब तो 4-5 साल ये मैं उनके साथ करता रहा, और हम हिंदू मुस्लिम सब मिलके, कोई नहीं था फर्क, कोई सवाल करने वाला नहीं था, और ना ही कोई कभी किसी को इतराज था। दुनिया आती थी देखने के लिए हम रामलीला, हिंदू मुस्लिम सिख। अरे रावण का रोल सिख साहब करते थे हमारे, अपने पूरे बाल अपने बाल के सुरजीत था उसका नाम, वो उसका रावण का रोल, इसका हनुमान जी का रोल उसने
बड़ा अच्छा निभाया 2-3 साल। सुजान सिंह करते थे। सुजान अंकल करते थे। कमाल की रामलीला हुआ करती थी, कमाल की रामलीला, और म्यूजिक उसका, क्या डांसेस होते बहुत थे, क्या डांसेस होते थे। ज्योति के डांसेस, ज्योति किमो, वाह 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 वाह। रीता जलाली होती थी, और ये शबीर, ये खैर अब बड़े, विनय था, विनय होता था, विनय कौल, और बड़े बड़े, अब तो मुझे सभी नाम याद आएंगे। तो ये हमारा ये सफर रहा। अब ये चलता रहा, टेलीविजन, रेडियो चलता रहा, टेलीविजन चलता, लेकिन एक बात है कि जो मुझे काफी जल्दी एक बात का पता लगा कि सस्टेनेंस नहीं हो पाएगी, खाना नहीं खा पाऊंगा। नहीं ना, और थिएटर में नहीं ना। और खासतौर पे उन दिनों टेलीविजन भी 200-250 रुपया देता था। तो जनाब हमारी अम्मी ने हमारे किसी रिश्ते की बात कहीं चलाई के लड़के की, लॉ भी कर रहा था मैं साथ साथ, तो उन्होंने कहा जी ये बेकार आदमी है, टेलीविजन ये करता है, और ये वकील दुनिया जहान के वकील बने हुए। तो जनाब इनकार ही हो गया। तो मेरी माँ बड़ी मायूस हुई, मैं भी मायूस हुआ कि भाई ये तो बड़ा खराबी है। तो फिर हमने उसके बाद, आज तो देखो कितना पैसा है माशाल्लाह। तो उसके बाद जनाब फिर दिस इज के मैं इतना स्टेज भी किया, इतना रेडियो, इतना टेलीविजन, सब कुछ करके। और अच्छा, मुझको FTI पुणे में एडमिशन भी मिली थी। 76। यस मैंने पढ़ा है। यस मुझे एडमिशन मिल गई और मैं पुणे जाने वाला था। मेरी माँ ने पूरा मुझे सपोर्ट किया। ये शबाना आजमी और ये नसरुद्दीन शाह वगैरह, ये मेरे कलीग होते और मेरे दोस्त होते। तो नाना पाटेकर तो आज भी बड़ा अच्छा दोस्त है। तो ये जनाब वाले साहब ने मुझको कहा कि भाई साहब ये नाच गाना ये भांडों का काम है, ये पठानों के बच्चों का काम। तो जनाब ही पुट हिज फुट डाउन, ही डिडंट फाइनेंस मी, टोटली रिफ्यूज। और मैं फिर मजबूर होके इस लाइन को, इतना दिल बर्दाश्त होके मैं इस लाइन को छोड़ के जनाब फिर मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए फॉर्म भरा। और पढ़ने में थोड़ा बहुत ठीक ही था, लॉ शॉ किया हुआ था, LLB थोड़ी प्रैक्टिस भी की को 2 साल में लॉयर भी रहा। तो जनाब उस तरह से दिस इज हाउ आई पास द एग्जाम एंड आई गॉट इनटू द पुलिस सर्विस। लेकिन जो प्यार और इसका लव जो था, और जो मैंने इसमें मोहब्बत और जो सेकुलर वैल्यूज और एक दूसरे का जो मोहब्बत और वो जो दिल है ना आर्टिस्ट का, वो हमेशा इसके अंदर ही रहा। वो हमेशा मैं आर्टिस्ट ही रहा। क्या बात, क्या बात। बहुत ही खूबसूरत आवाज अशोक साहब लिखते हैं। अशोक भूमिक बुलंद आवाज की वजह से ही आपको जो रामलीला में किरदार मिला रावण का, बहुत इंपॉर्टेंट। रश्मि धर जी बेहतरीन रंगकर्मी, दिल्ली से हैं, लिखती हैं बेहद, बहुत क्या बात है। और शबीर मुजाहिद साहब लिखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम गुड आर्टिस्ट इज अ गुड फिल्म मेकर। उस पर भी मैं बात करूंगी। पोपी जी वरिष्ठ रंगकर्मी है दिल्ली, उस पे भी मैं बात। कश्मीर में रामलीला, वाह बिल्कुल पोपी जी, कश्मीर की रामलीला बहुत खूबसूरत होती थी। जयनारायण कश्यप जी लिखते हैं कि माता जी को सादर नमन जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का रोल किया था। प्राय पुरुष ही नारी चरित्र को करते देखे सुना है। अद्भुत बात कही आपने, वाकई अद्भुत है। और उस वक्त जब हम विमेन इमेंसिपेशन की आज हम इतनी बात करते हैं, उस वक्त उस दौर में एक बहुत बड़ी बात है कि वो एक तो इतनी क्वालिफाइड, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उन्होंने जो इस तरह के किरदार किए, वाकई नमन। बहुत खूबसूरत बात। आपने जो कमेंट लिखा है जाननारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट का। तो मैं ये जानना चाहूंगी, जब आपने IPS आपने ज्वाइन किया, तो आपको कितने चैलेंजेस आए जब आप काम कर रहे थे कला के क्षेत्र की? अगर हम बात करें तो कैसे आपने सामंजस्य बिठाया दोनों के बीच में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंड अब कला की जो आपकी जिंदगी है, कला का जो आपका कैसे आपने किया दोनों को? क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग, आपकी जॉब इटसेल्फ इज वेरी चैलेंजिंग। आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जो पठान होते हैं ना, वो ट्रेडिशनली दे आर नॉट ओनली ट्रेडिशनली, वो मतलब मिजाज से भी और काम करने के स्टाइल में फोर्सेस और इसके लिए बड़े फिट होते हैं। वो एक अलग हमारी शख्सियत है। मैं ये कहूंगा कि वो मेरे ब्लड में वो भी था, टू बी गुड टफ ऑफिसर। और मैंने वो बड़ा अच्छा निभाया और एक अच्छे बड़े ओहदे से रिटायर हुआ। लेकिन ये मैं आपसे बताऊं कि वो आर्टिस्ट जो मेरे अंदर जो था, उसकी वजह से मेरा आज भी प्यार और मोहब्बत वो है कायम रही। मैंने पोस्ट पे रह के भी कभी अपने आप को ऑफिसर
या अक्कड़ में नीरा, शबीर भी इस बात को कहेंगे और मेरे जो मुझे जानने वाले हैं वो कहेंगे, मेरे में चेंज कभी भी नहीं आई। मुझे कहीं भी आर्टिस्ट मिलता था मैं उसको गले लगा लेता था। अगर आपको मैं बताऊं कि एक आर्टिस्ट, एक सिंगर है, वो बाद में एक मिलिटेंट था, वो बाद में मैं अभी उसका नाम बताऊंगा, वो सिंगर था और वो मिलिटेंट बना, मिलिटेंट बन के मैंने उसको इंट्रोगेट भी किया। और जब मैं उसको इंट्रोगेट कर रहा था तो उसको शायद ये पता लग गया कि ये बेसिकली आर्टिस्ट टाइप है। उसने मुझे गाने सुनाने शुरू कर दिए और मैंने उसको कहा, कमबख्त तू किस काम के अंदर लग गया, तू, तेरी तो इतनी अच्छी आवाज है। और वाकई जी उसने बाद में सरेंडर किया और वो सरेंडर तो हो ही गया था वो। तो मैंने उसको कभी मारा शारा नहीं, मैंने कहा इसने सरेंडर वंडर कर दिया है। फिर बाद में उसका मैंने रिकमेंड भी किया कि इसको रिलीज कर देते हैं। तो रिलीज होने के बाद वही शबीर जानते हैं उसको, मैं नाम नहीं लूंगा, ही इज अ वेरी गुड सिंगर, उसके बड़े वीडियोस आजकल आते हैं। क्या बात, वीडियोस बनाता है, बहुत अच्छा गाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, लेकिन कश्मीर वाले सब, कश्मीर के सब लोग जानते हैं उसको मैंने इंट्रोगेट भी किया हुआ है और वो बड़ा, एक जमाने में बड़ा हार्डकोर मिलिटेंट था वो। तो वो जो दिल है, एक तरफ से हम मिलिटेंसी लड़ रहे थे और एक तरफ से मैं आर्टिस्ट था और वो दिल था मेरा। आई थिंक वो जो मेरे दिल में जो, और मेरे अंदर जो एक रूह में एक आर्टिस्ट बसा था, उससे मुझे कभी भी अट्रॉसिटीज नहीं करने दी, किसी के साथ ज्यादती नहीं कभी भी करनी। आई कुड नेवर किल, और ये सारा कश्मीर जानता है। मेरे के ऊपर एक इंसान का खून नहीं है 30 साल की मिलिटेंसी फाइट कर। मैंने एक सीनियर ऑफिसर ने मुझको बुला के कहा, नाम नहीं अगेन लूंगा, कहा सुबह के टाइम पे जाओ। आज मैं बोल सकता हूँ, आज मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, आई कैन स्पीक। मैंने उसने मुझको कहा कि तुम डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग चाहते हो? मैंने कहा कि जनाब मैं सीआईडी में फंसा हूँ। डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग चाहते हो? मैंने कहा हाँ सर, टाइम आ गया एसएसपी लगने का। कहता ओ उसका तो अच्छा, ये काम करो, ये 6 लड़के हैं जो अंदर इंटरोगेशन में है, ये उन्होंने बहुत सताया हुआ है। मिलिटेंट थे वो, मिलिटेंट, हार्डकोर मिलिटेंट। कहा कि इन 6 लड़कों को ले जाओ और सुबह अच्छन के एरिया में जाके इनका सुबह एनकाउंटर करके आ रहा। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं डरता नहीं हूं, मत समझना मैं आपके सामने कोई चीज से मैं सोच के बात करता हूं। मैंने उसको कहा जनाब मैं खुदा नहीं हूं, आई एम नॉट गॉड, मैं एक बड़ा अदना सा एक इंसान हूं। मतलब मेरी ये हैसियत है कि अगर इंसान छोटा सा कोई पत्थर मारेगा ना, मैं अभी मर जाऊंगा। मैं कोई हिटलर थोड़ी हूं कि मैं किसी की जान लूं। वो ताकत जो है अल्लाह के हाथ में है। मैं ये कभी नहीं करूंगा। हाँ, मिलिटेंट लड़ने के लिए आएगा, बराबर लड़ूंगा, या मरूंगा या उसको मारूंगा, और मारा भी है। एनकाउंटर में लड़े हैं आपस में, जख्मी भी हुए हैं, लेकिन मैंने कहा ये काम नहीं करूं। उसने कहा तुझे डिस्ट्रिक्ट कभी नहीं मिलेगा। मैंने कहा जी वो डिस्ट्रिक्ट आपको मुबारक, आई कैन नेवर किल समबडी लाइक दैट, एंड आई एम सेइंग दैट पूरा कश्मीर इसको सुन रहा होगा, एंड दे विल टेल यू कि इसरार बिल्कुल सही कहता है। एक नाहक का खून मेरे सर पे नहीं, और इतने साल मिलिटेंसी भी लड़ी है, लेकिन इंसाफ किया हर एक के साथ, और और खास तौर पे खलक के साथ, लोगों के साथ हमदर्दी से चला, उनको बचाने ही की कोशिश की। प्रेग्नेंट औरतों को कर्फ्यू में निकाल के हॉस्पिटल ही पहुंचाया है, जख्मियों को अस्पतालों में ही ले गया हूं, खून अपना भी दिया है जख्मियों को। वो चीज जो आपने सवाल किया मुझसे कि आर्टिस्ट का, ये वो आर्टिस्ट का दिल था। नहीं तो कौन पुलिस वाला अपना खून देता है जाके उसको। वाकई मैं यहाँ ये जरूर बता भी देता हूँ कौन थे। मैं यहाँ ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी, जो जोजिला स्नो स्टॉर्म जो तूफान आया था, उसमें आपने बहुत सारी जिंदगियां बचाई थी। मैं इस पे जरूर आपसे बात करना चाहूंगी जी। उसके लिए इसके बारे में मैं आप चाहूंगी कि जरूर बताएं, क्योंकि मैंने भी सिर्फ एक रेफरेंस पढ़ा है इस बारे में। डीएसपी ट्रैफिक था और सोनमर्ग के एरिया में पता लगा कि ये सितंबर अक्टूबर की बात है कि अभी बर्फ आती नहीं थी, तो ट्रैफिक चल रहा था, और हमें पता लगा कि एकदम अनप्रेसिडेंट जो है वो स्नो वहां आई है उस एरिया में, और वो लगातार स्नो हो रही है, और गाड़ियां, एक टैंकर उल्ट गया ऊपर जोजिला, ऊपर कैप्टन मोड़ के पास। तो उसने दोनों तरफ बड़ा तंग रास्ता है, तभी तो वहां टनल बन रही है, बहुत खतरनाक रास्ता है। हाँ, वो जैसे ही स्लिप हुआ, सारी दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद होगी, गाड़ियां फंस गई। 2 दिन की स्नो पड़ती रही, तो वो गाड़ियां बर्फ के नीचे आ गई। उसके बाद जब धूप निकली
तो अवेलांचेस आने लगे, वो सारी गाड़ियां दब गई। बड़े दुख की बात है। और मुझको करीबन 1 महीना सोनमर्ग से मैं पैदल मार्च करके ऊपर जाता था एट द हाइट ऑफ, जिस वक्त टेम्परेचर जो था -32 -35 था, और मैं जाके लाशें निकालता था और कई लोगों को जो बचे हुए थे गाड़ियों के अंदर उनको बचा के लाता। तो उसके लिए मुझे चीफ मिनिस्टर मेडल और पुलिस के काफी मेडल्स भी मिले थे वो काम करने के। तो बहुत से लोगों की जानें बचाई और कुछ नहीं बच सके, चलो। लेकिन और इसी तरह का एक और ऑपरेशन मैंने किया था, वालटेंगू नाड़ के ऊपर भी तूफान आया था। ये अनंतनाग 2002 की बात है। वालटेंगू नाड़ लोग जानते हैं। तो वहां काजीकुंड से राइट साइड पे जो पहाड़ पड़ते हैं, वहां भी इसी तरह का तूफान आया था, दब गए थे। तो मैं वहां भी कोई 20-25 दिन जाके लोगों को बचाता रहा और लाशें निकालता रहा। वहां भी मैं 20-25 दिन रहा। खैर, ये एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज भी होता है, एक आर्टिस्ट का दिल भी होता है। जो आपने कहा, ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा बन जाता है। और तुम्हें मैं बताऊं, मुझे सबसे बड़ा जो एडवांटेज था, जब मैं नॉर्मल क्राइम के केसेस या किसी में इंट्रोगेशन के लिए लगता था, मुझको किसी को टच नहीं करना पड़ता था। मैं उसको अपने आर्टिस्ट के स्टाइल में इतनी जल्दी अपने कॉन्फिडेंस में लेता था कि वो मुझे सब कुछ सुना देता, वो अपना दिल खोल देता था। वाह, हार्ट टचिंग। वाकई भारती रैना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, एक बेहतरीन कलाकार, लिखती हैं हार्ट टचिंग, जो आपने भी बात कही। बेहतरीन लेजेंडरी एक्ट्रेस हमारे जम्मू कश्मीर की। रश्मि धर जी लिखती हैं ब्रेवो। शब्बीर मुजाहिद जी लिखते हैं कमाल। सुचित्रा गुप्ता जी दिल्ली रंगमंच में एक बहुत बड़ा नाम, आकाशवाणी के नाटकों में टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं, फिल्मों से जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत लिखती हैं। वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अपराजिता स्नातक लिखती हैं नाइस टू हियर सच ए हार्ट टचिंग स्टोरी, यू चेंज द पर्सन्स लाइफ। वाकई वाकई। सुरेंद्र गोयल जी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं, बेहद शुक्रिया कहना चाहूंगी। सरला मेहता, डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं गजब की हस्ती हैं आप। वाकई डॉक्टर मेहता, वाकई एक गजब की हस्ती। मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, कोशिश की अपनी तरफ से जिंदगी में एक अच्छा इंसान रहने की, एक अच्छा इंसान बनने की। और एक अच्छा इंसान वही होता है जो एक अच्छा कलाकार होता है, एक अच्छा आर्टिस्ट होता है। और आप एज एन आर्टिस्ट, आपका बहुत नाम है, इसलिए आप एक बहुत, और जो ये आर्ट का फील्ड है, ये आपको ऊपर वाले से मिलाता है। ये इटसेल्फ इबादत की अगर हम बात करते हैं, ये इबादत ही तो है जो हम किसी ना किसी तरीके से, मेडिटेशन के तरीके से ऊपर वाले से करते हैं। तो अब मैं आती हूँ, आपका एक बहुत ही मकबूल प्रोड्यूस किया हुआ शो रहा छूना है आसमान। हाँ। असल में हाँ, मैं आपसे ये बताऊंगा कि मैं उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो मेरे अंदर जो ये आर्टिस्ट था, मेरी ना बैटरी थोड़ी लो हो गई है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझको अपनी वाइफ को कहना पड़ेगा टू हेल्प मी। आई डोंट नो, सडनली इट हैज रन डाउन। आई डोंट वांट कि शो बंद हो जाए। निगर जी बिल्कुल प्लीज कोई कनेक्शन देना, डेड हो रही है बैटरी। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स, हमारे साथ जितने भी व्यूअर जुड़े हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप अपनी बैटरी लगा दीजिए, तब तक मैं शो को कैरी ऑन करती हूँ। जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं अपनी लोकेशन चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं और आप इन टच रहें। जी बिल्कुल कोई नहीं। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। जाहिर सी बात है कि इतना जो इन्होंने इसरार साहब जो IPS रिटायर्ड हुए हैं, और एक बहुत बड़ी जो DIG हमारे साथ जो है इस वक्त, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कला के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वो दैट इज ऑल्सो कमेंडेबल। एंड मैं शुक्रिया कहूंगी जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स है एक बार फिर से, क्योंकि अक्सर हम यही कहते हैं, जो हमारे व्यूअर्स होते हैं बहुत हमें एनर्जी देते हैं। रियली थैंकफुल कि हमारे साथ, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आप हमारे साथ यहाँ हैं। और अभी बातें हम बहुत करेंगे, बहुत कुछ है पूछने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए। तो पूनम सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत। अपराजिता स्नातक हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत। रश्मि धर जी लिखती हैं गजब की हस्ती हैं आप। बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी पहले भी कहा कि गजब के इंसान है, जो इतनी बातें उन्होंने कही, जो किस तरह से लोगों को वही बात आ जाती है कि एक अच्छा इंसान जो होता है वही एक अच्छा कलाकार
कलाकार होता है, और जो कला का जो माध्यम है ये हमें ऊपर वाले से मिलाता है। इट्स लाइक मेडिटेशन। और कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो, कोई भी, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, वो एक इबादत है, वो एक मेडिटेशन है जो हमें कुछ पल के लिए जिंदगी की भाग दौड़ से दूर लेकर जाता है और हमें ऊपर वाले से कुछ देर के लिए मिलाता है। और यही कहते हैं ना कि जब आप कला से जुड़े होते हो तो आपको कोई डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, और वो ये तभी होता है जब आप एक अच्छे इंसान होते हैं, और एक जो अच्छा इंसान है वही एक अच्छा कलाकार होता है। जी, हम वापस आ गए हैं। हमारे साथ बलजीत सिंह रैना जी जुड़े हैं, जम्मू से बलजीत सिंह रैना जी जुड़े हैं। मेरी सलाम कहिए बलजीत जी को। मैं स्क्रीन पे सारे कमेंट्स डाल रही हूँ। तो हम बात कर रहे थे, अगर आपका नहीं हुआ अभी तो मैं अभी अपनी कॉन्वर्सेशन नहीं, ठीक है, आप फाइन। नहीं, आई एम फाइन नाउ। आप ठीक है, आप ठीक है। हम बात कर रहे थे आपका जो एक बहुत ही मकबूल प्रोडक्शन रहा है, छूना है आसमान। हाँ, उसके बारे में मैं उससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि ये अब मेरा वो शौक तो मेरा कभी मतलब जा नहीं सकता था, तो पुलिस में आने के बाद बड़ी मुश्किलें होने लगी। तो लेकिन जब मैं 97 में मैं सीआईडी के महकमे में कुछ देर रहा, तो मुझको रात के टाइम पे फुर्सत मिल जाती थी, तो मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। अरे वाह! तो हाँ, क्योंकि प्रोडक्शन तो कर नहीं सकता था, तो मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिए। और मैंने इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिखे कि वो सिनेविस्टा कम्युनिकेशन वालों का सीरियल एक होता था सबूत, उसके कोई 20-22 एपिसोड मैंने लिखे हुए। और क्योंकि वो मेरे दोस्त भी हैं बड़े अच्छे, हाँ, प्रेम किशन मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि उससे मुझे शौक पड़ गया कि भाई मैं ये लिखूं। तो मैंने उसके बाद मैं फिर बॉम्बे चला गया। बॉम्बे मैंने शारंग देव के साथ मिलके स्टार प्लस के लिए एक ये बना सीरियल बनाया 26 एपिसोड का। वो हम दोनों की जॉइंट प्रोडक्शन थी, वो स्टार प्लस के ऊपर आई। तो उससे मुझे बड़ा हौसला। सीरियल का नाम क्या नाम था उसका जो आपने बनाया? जो मैंने बनाया, मुझको ना या तो सबूत उसी का नाम था, उस सबूत उसी का नाम था। और जो प्रेम किशन को मैंने दिया था वो उसका कुछ पुलिस से रिलेटेड नाम था, सिनेविस्टा वालों ने जो बताया था। सबूत ये था जो मैंने आपसे बताया। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वो मैंने लेके उसके बाद फिर मैंने किसी और नाम से, अपनी वाइफ के नाम से टेलीविजन कंपनी बनाई, निगर सिनेमैटिक्स। तो जो आपको शबीर कह रहे हैं मेकिंग का, तो देन आई स्टार्टेड मेकिंग टेलीविजन प्रोग्राम्स फॉर डीडी भारती, डीडी उर्दू। तो आपके वालिद जो हैं वो दोबारा मेरे साथ, मैंने उनसे दोबारा राब्ता कायम किया। और फिर जो मैंने वो सीरियल किया, वो सुबह कब आएगी, उसमें मैंने सूरी साहब को लिया मेन कैरेक्टर के लिए। और जमींदार, एक बहुत बड़े जमींदार होते हैं बख्तावर, उनके रोल के लिए लिया। और फिर उन्होंने वो साथ साथ मुझे सिखाते भी थे, साथ साथ वो एक्टिंग करते थे। देखिए क्या ग्रेट आदमी थे कि उनको एक और करना था सीरियल, तो मुझे कहने लगे कि रात के टाइम पे उन्होंने ट्रैवल किया, रात मेरी शूट पूरी करके, क्योंकि मेरे सारे कलाकार और मेरा जो यूनिट था वो बॉम्बे से आया था। तो उन्होंने क्या किया कि वो गए और रियासी गए और दूसरे दिन सुबह अपने टाइम के ऊपर वापस आके शूट किया। और मुझे हमेशा प्यार से, मैं चाहे ऑफिसर हूँ कुछ भी, मैंने उनको पूरी दे के रखा। मैंने कहा जी मुझे आप लाली कहते हैं, मुझे आप लाली को, लाली में अफसरी शफसरी कुछ नहीं, मैं आपके लिए लाली हूँ। तो फिर हंसते थे, कहते नहीं तू मेरा बेटा है। तो वो फिर उन्होंने मुझको कहा कि तू बहुत अच्छा लिखता है और तू ये करता रहे। और फिर मैंने उसमें, जैसे शबीर कह रहे हैं, फिर मैंने दर्द का रिश्ता 13 एपिसोड बनाए, मैंने डीडी भारती के लिए बनाए। आज भी मेरा जो है एक उर्दू चैनल ही इन्होंने खत्म कर दिया मेरा, अभी भी। वो क्यों खत्म किया मैं समझता नहीं कि, लेकिन अब डीडी में वो बात नहीं रही, दूरदर्शन में वो बात नहीं रही। ये पहले इनकरेज करते थे कमिश्निंग के लिए, और फिर हम अच्छे प्रोग्राम इनको बना के देते थे। अभी भी एक वहां पड़ा हुआ है उर्दू चैनल में, अब उसको इतनी देर से पढ़े। अब वो उसके बाद फिर दिल खराब ही हो जाता है। अब आप पॉलिटिक्स में भी हैं, मैं इस वक्त पॉलिटिक्स में भी हूँ, और फिर अब सर्विस से भी रिटायर हुआ और बिजनेस भी कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन का। तो अब वो टाइम नहीं मिल रहा मुझे उस लाइन पे जाने को, लेकिन दिल अभी भी बहुत है। तो फिर जब मैं, आपने जो बात पूछी पुलिस का, तो अब मैंने कहा पुलिस के अंदर रह के, खुदा साहब थे हमारे डीजीपी,
उनको पता था कि इसका टेलीविजन हाउस भी है, तो वो मुझे कहने लगे व्हाई डोंट यू डू समथिंग फॉर द पुलिस। तो देन आई केम अप विद द आइडिया ऑफ छूना है आसमान। फिर ये नाम मैंने दिया, खुद ही मैंने सिलेक्ट किया, और इस नाम को आपकी झांकी वालों ने भी, आपके कल्चरल एकेडमी वालों ने भी मुझसे पूछ के यूज किया था जब उन्होंने झांकी बनाई थी, छूना है आसमान। और उसके जरिए मैंने कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया, और वो मैंने 4 साल वो लगा। आपको पता है वो पुलिस स्टेशन की लेवल से स्टार्ट करते थे हम, यानी पहले थाने वाले अपने थाने की जुरिस्डिक्शन में सिंगर ढूंढता था, फिर वो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेता था, डिस्ट्रिक्ट से रेंज लेवल जाता था, रेंज से जोन, जोन से स्टेट। तो यानी आप चुन चुन के मतलब लद्दाख और करगिल के छोटे गांव से भी आप आर्टिस्ट लाते थे। और ओनली पुलिस कुड डू इट, ओनली पुलिस कुड डू इट बिकॉज पुलिस हैज द सोर्सेस। ओके, वो छोटे छोटे, हाँ। और आज मुझे खुशी है कि मेरे सोनाली हो गई, ये रवि हो गए, ये इतने अच्छे मेरे आर्टिस्ट, श्रीनगर का लड़का अहमद है, कि वो अब पिक्चरों में, फिल्मों में गा रहे हैं। और मैं, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि जो जिन आर्टिस्टों को मैंने 4 साल 5 साल से इंचा, और जिनको मैंने स्टेज दी, और मैं, आपको पता, मैंने इनको ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे भेजा, और वहां इनको, वो भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये क्या नाम है उनका, जिन्होंने, जिनका वो गाना तड़प तड़प के इस दिल में आह मचलती रही, क्या नाम है म्यूजिक डायरेक्टर, इस्माइल दरबार, इस्माइल दरबार जी से मैंने इनको सिलेक्टेड आर्टिस्टों को 3-3 महीने की ट्रेनिंग दिलवाई बॉम्बे में। वाह वाह। और उन्होंने वो ट्रेनिंग करवाई, और पुलिस के खर्चे पे। तो ये शौक ही है, ये प्यार ही है पुलिस के लिए। तो वो आज भी, अब मैं रिटायर होके ले, लेकिन छूना है आसमान आज भी चल रहा है, और टैलेंट हंट शो है, बच्चे आज भी निकलते हैं, और आज भी बच्चे जो है अपना उसी के जरिए कोई स्कूलों में, कॉलेजों में एज ए सिंगर एडमिशन लेते हैं, कोई अगली स्टेज पे जाता है, कोई कंपटीशन के लिए जाता है, कोई प्रोफेशनली जाता है। तो जो भी कंट्रीब्यूशन है वो देते रहे हम देते रहे। क्या बात। भारती रैना जी लिखती हैं, अरे वाह क्या बात। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं, ही इज अ मल्टी टैलेंटेड शख्सियत। वाकई डॉक्टर मेहता ही इज, नो डाउट। सुचित्रा गुप्ता जी, जो सुचित्रा गुप्ता जी एक बहुत बड़ा नाम है दिल्ली रंगमंच का, और लिखती हैं बहुत ही इंस्पायरिंग है जो आप बोल रही हैं, वाकई बहुत ही इंस्पायरिंग है। और छूना है आसमान में लगभग 1 लाख पार्टिसिपेंट्स थे, जहां तक मेरी बिल्कुल 1 लाख, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कमेंडेबल, कमेंडेबल, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है ये। मैं अब वापस आकाशवाणी पे आती हूँ। आकाशवाणी में लगभग आपने 300 के करीब नाटक किए। हाँ, 300 के करीब आपने नाटक किए, और आप एक ग्रेट आर्टिस्ट रहे हैं आकाशवाणी के। तो कितना चैलेंजिंग होता है रेडियो नाटक? रेडियो नाटक बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपने सब कुछ अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन से कहना है, यानी आपने उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना, और ऐसी आवाज में और मॉड्यूलेशन के साथ और उतराव चढ़ाव के साथ करना है कि सुनने वाले को वो लगे कि वो माहौल क्या है, ये आर्टिस्ट कहाँ बैठे हैं, ये 2 लवर्स कहाँ बैठे हैं, या ये बाप बेटा कहाँ बात कर रहे हैं। आपने उनका वो माहौल ऐसा पैदा करना है कि वो पूरा इमेजिन करते हैं, तभी तो वो इन्वॉल्व होते हैं। जब वो इन्वॉल्व होते हैं, दिस इज हाउ दे एंजॉय इट, और वो उस करेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करना करते हैं। तो इसलिए रेडियो प्ले जो है ये बहुत बहुत मुश्किल है, बिकॉज स्टेज में आप अपनी एक्टिंग से अपनी कमियां जो है वो ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन रेडियो में तो सिर्फ आवाज ही के माध्यम से आपने सब कुछ कहना है। तो नो डाउट, वाकई उसी से आपने अट्रैक्ट करना। वाकई सतीश आनंद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी, एक बहुत बड़ा नाम रंगमंच के फील्ड का, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं, बेहद औसम बात आपने कही। शबीर मुजाहिद जी लिखते हैं, आई वॉज जज इन मेनी प्रोग्राम्स ऑफ छूना है आसमान। जी बिल्कुल जी। मैं उनको एज ए जज बुलाता था, जज भी बुलाया उनको मैंने, बिल्कुल जी जी। जितने भी एस्टीम व्यूअर्स जुड़े हैं, उन सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। बहुत सारे नाम हो सकता है मैं मिस कर जाऊं, माजरत चाहूंगी उसके लिए। बहुत सारे एस्टीम व्यूअर्स जुड़े हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे ये जो प्रोग्राम है, खास तौर पे जो युवा पीढ़ी है वो ये प्रोग्राम देखती है, और कहीं ना कहीं उनको इंस्पिरेशन मिलती है, खासतौर पे आज के वक्त में जब बहुत सारी चीजें अभी नहीं हो रही।
तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ऐसा परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जब कोई परफॉर्मिंग आर्ट में आता है, कोई ज्वाइन करता है, थिएटर ही कोई ज्वाइन करता है, तो बाज़-औक़ात ये होता है कि जो आज की युवा पीढ़ी है, कई बार कहते हैं कि हमको थिएटर ही करना है, हमको पढ़ना नहीं है, 12th के बाद हमको सिर्फ थिएटर करना है। तो मैं आपसे, और थिएटर में पैसा नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। थिएटर के साथ मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने कहा कि आपके पास एक एक्स्ट्रा जॉब होनी चाहिए, तभी आप थिएटर के साथ इंसाफ कर पाएँगे। जी तो जी। आपके लिहाज से बेसिक एजुकेशन कितना ज़रूरी है? काजल, मैं अपने सभी आपके माध्यम से मैं हर एक को मुखातिब करके कहूंगा कि इस आर्ट की लाइन में जाना, चाहे आप थिएटर की लाइन में जाते हैं, आप टेलीविजन जाते हैं, आप फिल्म के, देखिए हर एक की किस्मत में तो शाहरुख खान बनना नहीं लिखा। करोड़ों में से लोग के कोई जाके शाहरुख खान बनते हैं या सलमान खान बनते हैं, लेकिन ये नहीं कि जो थिएटर से जुड़े हुए लोग को किसी से कम है। बहुत बड़े महान कलाकार थिएटर ने दिए हैं और बड़े अच्छे रेडियो के कलाकार दिए हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि सिंगर में, खासतौर पे सिंगिंग लाइन में या थिएटर की लाइन में, आप अगर टोटली आप उसके साथ डिवोटेड हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि एक ना एक आपको अपनी एजुकेशन भी पूरी करनी चाहिए, और एजुकेशन के साथ कम से कम जरिया माश का एक जरिया और जरूर साथ रखें। नहीं तो आपको फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, बिकॉज इस लाइन में स्ट्रगल भी, नाम भी है, सब कुछ है, रिकॉग्निशन भी है, लेकिन इसमें स्ट्रगल भी बहुत है। और इसमें मैंने अपने बहुत से आर्टिस्ट लोगों को लाइफ में बहुत बहुत स्ट्रगल करते भी देखा है, और अच्छा भी नहीं लगता। ये शुक्र है कि दूरदर्शन ने और लोगों ने बाद में ये प्रोग्राम्स बनाना शुरू किए, ये आपके कमीशन प्रोग्राम देना शुरू किए, वो भी अब इन्होंने बंद कर दिया, बहुत दुख की बात है। अब और तो उससे ये था कि हमारे आर्टिस्ट लोगों को, टेलीविजन जो एक्टर हैं उनको भी रोजगार अच्छा मिलता था। जो प्रोड्यूसर थे, हर एक आदमी एक्टर नहीं हो सकता, प्रोड्यूस करते थे, डायरेक्शन में थे, कैमरे में थे, और ये इतने स्टूडियो जम्मू कश्मीर में बने। आज वो जम्मू स्टूडियो भी बेकार पड़े हैं, क्योंकि दूरदर्शन ने एक बड़ा माध्यम था, वो देना ही, प्रोग्राम ही देना जो है बंद कर दिए, या इतना टफ बना दिया कि आपको वो मिलता नहीं, और वो बिग हाउसेस जो हैं उसको सर्व कर जाते हैं। अब क्या कोई जाके करेगा जब बड़े बड़े हाउसेज उसमें आ जाएंगे और कंटैक्ट वाले लोग आ जाएंगे, तो बेचारा दूसरा प्रोड्यूसर कहाँ से खाएगा। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने साथ ही साथ अपनी एजुकेशन जरूर कंप्लीट करें, जरूर प्लीज कंप्लीट करें, और साथ ही साथ अपनी कोई ना कोई जरिया माश का, जिससे आपको सस्टेन करने के लायक एक इनकम साथ साथ आती रहे, तो वो और फिर उस अपनी लाइन को डट के आप परस्यू करें। तो इंशाल्लाह जब आपको फिर इतनी अच्छी जब सक्सेस मिल जाती है, तो आपकी सस्टेनेंस रहेगी और आपको सक्सेस मिलेगी, फिर देन आप भी छुएंगे आसमान को, आप भी छुएंगे आसमान जरूर। वाकई, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप खुद ही हैं कि आप एज ए डीआईजी की पोस्ट पे आप रिटायर हुए, और उसके बाद उस वाकई कितना पढ़ना पड़ता है उसके लिए, आप कितने कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, उसके बाद कला के फील्ड में भी आपका एक बहुत बड़ा रुतबा रहा, एक बहुत बड़ा नाम है, और ये आप एक इंस्पिरेशन है। बाकी जो युवा पीढ़ी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनको आपसे। तो आपकी जिंदगी से जुड़ा कोई ऐसा लम्हा जो आपको कला की फील्ड से जुड़ा हुआ, जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा हो, आपकी आर्ट की फील्ड से लगा जुड़ा हुआ कोई ऐसा लम्हा बहुत चैलेंजिंग रहा हो आपके लिए, क्या कोई ऐसा है? हाँ, देखिए, आर्ट की फील्ड से मैं आपसे दो को, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन दो वाक़े जरूर शेयर करूंगा, शायद वो लोगों को इंस्पायर भी करें और साथ उनको वो समझ भी आए, उनका भी फायदा हो जाए। मैं एक ये कि मैं बॉम्बे में चला गया और मैंने दूसरा आदमी के नाम से एक कमीशन, वो कमीशन नहीं था, वो मैंने वो सीरियल बनाया था स्पॉन्सरशिप में, जिसमें मैंने ओमपुरी को लिया था, टॉप आर्टिस्ट लिए थे, और काफी पैसे भी मैंने खर्च किए, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा लास्ट में कि यहाँ से आर्टिस्ट वहां जाके आप सरवाइव नहीं कर सकते। यू हैव टू बी ए प्रोड्यूसर और ए मेकर इन बॉम्बे ओनली, because you have to follow your program everywhere, then you have to meet the producers and the channel head and all their executive producers and all that, and you should be based and you have to, you know, throw parties for them, and Yes, yes, you should have an office over there. तो ये मुमकिन yes. नहीं है हम लोगों के लिए कि यहाँ से हम जाके
बॉम्बे में जाके प्रोडक्शन करें और फिर सोचें कि वो किसी भी चैनल के ऊपर चढ़ जाएगी, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ये आपने अगर आप मुगले आजम भी अगर आप बनाओगे और आप कश्मीर के प्रोड्यूसर हो और यहाँ के दिल्ली के, तो आप बॉम्बे में जाके आपको लगे कि मुगले आजम आपका जाते ही स्टार प्लस ले लेगा या आपका कोई भी बड़ा चैनल जो है वो आपको ले लेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, वहां कुछ फंडे और हैं। सो डोंट वेस्ट योर मनी देयर। सो अगर आप वहां जाके बेस रहें और एज एन आर्टिस्ट वहां बेस करें और बेस अगर आप रहें तो फिर जो है आप वो कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। तो एक बात ये, और दूसरा ये कि जो मुझे चैलेंजिंग लगा, एक ये चीज में मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ, बड़ी कोशिश की जब मैंने बना लिए एक चैनल में 12-13 लाख रुपए खर्च किए थे, घूमता रहा, कुछ नहीं हुआ। और दूसरा ये कि बाद में मेरा ही दोस्त प्रेम किशन ने उसको कहा कि मैं आपकी जो है इसको मार्केट करूंगा और एमजीज भी जो है मिनिमम गारंटीज भी दूरदर्शन में दूंगा और स्लॉट की फीस वगैरह तुम दे दो, बाकी मैं करता हूँ। तो वो भी इतना बड़ा एक सिनेविस्टा का इतना बड़ा सेटअप है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात थी कि एक दोस्त के लिए उसने ये किया। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि मैं जिस टाइम के स्लॉट के अंदर जाके वो टेलीविजन बना के जा रहा हूँ, 10 बजे रात का स्लॉट है, पहले मुझे मेकिंग का पैसा लगेगा, फिर मुझको 13 एपिसोड की मेरा दोस्त एमजीज देगा, वो आगे शो चलता है या नहीं चलता, फिर उसके बाद वही लोग उसको मार्केट करेंगे और मार्केट के अंदर हमारे पास 180 सेकेंड्स टोटल थे। क्या एक नए प्रोग्राम को उतना जनरेट वो कर पाएगा कि उसका भी खर्चा और वो जो फी है चढ़ाने की वो भी और मेरा कॉस्ट भी लगे। तो मैंने रियलाइज किया कि मेरा दोस्त कर्जे में फंस जाएगा। प्रेम किशन वो आज सुनेगा भी अगर मेरा इंटरव्यू, ही विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। उसकी फैमिली इस बात के खिलाफ हो गई और मुझे पता है कि मेरे दोस्त को अपने तीनों पार्टनर्स के खिलाफ जाना पड़ा। उसके पार्टनर जो थे वो अगेंस्ट थे कि भाई तुम यहाँ इमोशन से काम करो। दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल इन बॉम्बे, कोई किसी का वहां दोस्त नहीं है, लेकिन प्रेम किशन एक सच्चा दोस्त था मेरा, जिसने तीनों पार्टनर्स को कहा कि हम एमजीज भी देंगे दूरदर्शन को और हम इसका सिर्फ 10% लेंगे और इसको मार्केट करेंगे और फुल सपोर्ट करेंगे, मेकिंग में भी पूरी सपोर्ट करेंगे, हमारे सेट के ऊपर ये करेगा। और उन तीनों का मुंह बन गया। चलो उनको खुदा खुश रखे, वो प्रोफेशनली वो तीनों ठीक थे कि क्या भाई जम्मू से आया और पैसे यहाँ लेके तो अब इसने बनाया है, ये अब हमें चढ़ाना पड़ेगा। तो रोजी आसम उसका ये हुआ कि जब उसने मुझे दे दिया, लेटर दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो एक पार्टी हुई, हम लोग सब बैठे। अब हम जम्मू के लोग हैं ना, सादे लोग हैं, तो उसके पार्टनर्स के मुंह बने हुए थे। वो मैं चाहता हूं कि वो सुने, उसके पार्टनर्स भी इस बात को सुने। तो हम उस डिनर टेबल पे बैठे, मैंने भाभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे उन्होंने लेटर्स दिया। 3 के मुंह बने हुए थे लेकिन मुस्कुरा रहे थे कि ठीक है जी, वी विल बी गिविंग योर एमजी। आप समझती ही ना, उनको 40-50 लाख रुपया दूरदर्शन को गारंटी देना था कि ये शो 13 एपिसोड तक चलेगा, हम एमजीज हम देंगे, पैसा स्लॉट फीस हम देंगे। फिर मैंने उसको कहा कि तू यारों का यार है, तू मेरा प्यार है, तू मेरी मोहब्बत, तूने मेरी इज्जत की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने लेटर ऐसे उठाया और मैंने कहा तेरे प्यार को मैं सलाम करता हूँ, आई डोंट वांट टू मेक इट। तूने अपना दोस्ती का फर्ज जो था वो निभाया और मैं उसी के लिए सलाम, आई डोंट वांट टू मेक इट, आई विल सेल इट टू समबडी एल्स। मैंने वापस दे दी उसको चिट्ठी। अब उसके तीनों पार्टनर भी मुझे कहने लगे नहीं 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 ये बात नहीं है। मैं कहा नहीं जी, कूल डाउन कूल डाउन, मैं अपने दोस्त को उससे ज्यादा नहीं आजमा सकता, पैसा कुछ नहीं होता। और ये अगर मेरा दोस्त प्रेम किशन सुन रहा है तो ही नोज कि मैं क्या कह रहा हूँ। और उसके बाद जब मैं उसको ये पूछता हूं तो वो हंसता आ गया। अभी मेरी बेटी की शादी पे आया था तो बड़ा हंसता है। नाना पाटेकर को भी इस बात का पता, नाना भी आया हुआ था शादी में, तो हमने बैठ के वो गप्पे मारी पुरानी, तो नाना अपने स्टाइल में हंसने लगा अरे लाली, अरे बड़ा भोला है तू लाली अभी तू बॉम्बे वालों को जाना नहीं लाली क्या तो ये मुझे याद है, ये जेस्चर, ये एक चीज आई थिंक आपको भी अच्छा लगा होगा, ये पूरा एपिसोड जो मैंने आपसे बताया। वाकई और मैंने वो सीरियल नहीं किया, बाद में मैंने किसी को वो बेच दिया 10-12 लाख, समवन एल्स मेड इट, उसी स्लॉट में दे दिया। तो ये इस आर्ट से रिलेटेड ये याद है। और कभी जो फाके लगे, यानी खाना भी नहीं मिला स्टेज का काम करके, वो भी कुछ याद है क्या बात तुम तो जानती हो कि कभी चाय का कप भी नहीं मिलता है इस लाइन में।
वाकई बिल्कुल। और आपने इतनी खूबसूरत बात कही कि जम्मू के लोग वाकई, आई एम फीलिंग सो गुड ये सुनकर कि जम्मू के लोग वाकई इतना अपनापन है जम्मू कश्मीर में वाकई। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती है, वाह क्या बात है, दोस्ती का फर्ज दोनों तरफ से। शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्रिटिक हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। लिखते हैं वेरी नाइस प्रोग्राम। रजनीश बग्गा जलंधर से हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, लिखते हैं जबरदस्त पेशकश, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं सभी का। आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है, मैं चाहूंगी कि चलते चलते जरूर हमें कुछ सुनाएं आप। अच्छा, ऐसा है, मुझे शेरो शायरी पसंद बहुत है जी। और कभी कभी मैं छोटे छोटे शेर भी कहता हूं। तो अब ऐसा करता हूं मैं कि बजाय आपको शेर सुनाने के, गाना मैं उस सुनेंगे शायरी हम। को थोड़ा गुनगुना के आपको सुना देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ, जी जी जी। हाँ, मैं उसको गुनगुना के मतलब ये कैफी आजमी साहब का कलाम है और इरशाद। आपको याद आगा रफी ने गाया ये गाना। अब जैसी भी आवाज है आपको सुनना पड़ेगा। अब आपने बोला, क्योंकि शायरी मुझे आती नहीं लेकिन इसकी शायरी बड़ी खूबसूरत है, तो आपको ये सुना देता हूं। कैन यू हियर मी क्लियरली? यस 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 ओके। यस यस। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के, दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको, मगर उसने रोका ना उसने बुलाया, न दामन ही पकड़ा न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं। थैंक यू। बहुत खूबसूरत। सुचित्रा जी लिखती है, बहुत खूबसूरत, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है वाकई सुचित्रा जी। शहजाद हुसैन साहब लिखते हैं, वाकई वाकई शहजाद हुसैन साहब लिखते हैं, नाइस टू सी यू, वाकई। और इतना खूबसूरत आपने जो गाया वाकई, और जो आपने तो अपनी इंस्पिरेशनल जर्नी शेयर की, कमाल कमाल। मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सबका, आपके सब शिवम का शुक्रिया। लेकिन तुमने एक बहुत अच्छी बात आपने कही, आपने कहा कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। आज मैं 65 साल का हूं, आई एम 65 ईयर्स ओल्ड, और मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी का सबसे बड़ा जो मैंने देखा है अच्छा फार्मूला जिंदा रहने का, खुश रहिए, अच्छे लोगों की सोबत में रहिए, हंसते खेलते लोगों की सोबत में रहिए, यंग लोगों की सोबत जो कम से कम दिल से जवान हो, उनकी सोबत में रहिए और खुश रहिए। कोई दुख की बात आए थोड़ी देर के लिए सोचिए, जस्ट ट्राई टू कम आउट ऑफ इट, और उसका उपाय सोचने की कोशिश करिए, उसके अंदर डूब मत जाइए। और खुशियां, छोटी से छोटी खुशी को भी लीजिए। अगर आपको बालकनी पे बैठ के चाय का एक कप और एक गजल चल रही है, उसके ऊपर खुशी मिल रही है, उसको भी जाने मत दीजिए, खोइए मत।
जिंदगी के जितने भी सही हसीन लम्हे हैं उनको कैश कीजिए, उनको जिए और अच्छे लोगों और हंसाने वाले लोगों की सोबत में रहिए। जितना आप खुश रहेंगे आपको उतनी अच्छी आपकी जिंदगी होगी, उतनी लंबी आपकी जिंदगी होगी। ये मैं बहुत समझता खूबसूरत हूं और ये बात मेरा कही, फलसफा। वाकई वाकई बहुत खूबसूरत बात। लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर रिग्रेट्स, लाइफ Yeah, इज टू it's शॉर्ट too फॉर short. रिग्रेट्स। यस यस Yeah. यस। और जो आपने बात की, छोटी छोटी खुशियां हमारे आसपास बिखरी पड़ी हैं, और हमें बिल्कुल, छोटी छोटी हमें खुशियों में ही छोटी से बहुत छोटी, खुशियां मिल बिल्कुल जाती हैं। छोटी से छोटी खुशी को भी जाने ना दीजिए, उसको इग्नोर ना बिल्कुल। करिए। मैंने आपको कहा, अगर आपको किसी की सोबत में बैठ के एक चाय के कप के ऊपर भी आपको मजा आ रहा है जिंदगी का, उसको खोइए मत, उसको पूरा एंजॉय करिए। यस और हर छोटी से यस छोटी खुशी को लीजिए, हर लम्हे को खूबसूरती से जिए। बुरा वक्त जो आए थोड़ी देर सोचिए, देन ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। यस आपको वो स्ट्रेंथ देगा यस कि नाउ आई टू फाइट इट आउट, मुझे अब बाहर आना है, मुझे ये करना है। और यस ये बहुत छोटी जिंदगी है। ये सोचे हम कि आप जिंदगी के लंबे प्लान बनाए, ये बनाए। आप इसको कंपार्टमेंटलाइज करिए लाइफ को, इस हिस्से तक मैंने ये काम करने हैं, इसके अगले साल में मैं इतने काम करूंगा। जब आप उन अपने लिए गोल बनाएंगी, जैसे आप भी अपने लिए लाइफ के लिए गोल बनाएंगी, तो अगर आप गोल्स को अचीव करती जाएंगी, एक शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, एक लॉन्ग टर्म गोल बनाइए। शॉर्ट टर्म गोल होता है कि एक साल के अंदर मैंने अचीव करना, व्हेन यू विल अचीव इट यू विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो लॉन्ग टर्म गोल हो गए जो 5 साल में आपने करने हैं, 7 साल में आपने, तो 2 तरह के गोल अपने लिए सेट करिए। वाकई वाकई वाकई। दिस इज हाउ यू शुड। और यस, और मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखा भी दिया है कि लाइफ में जो खुशियां हैं वो ढूंढी छोटी छोटी खुशियां हैं, और ये लाइफ को छोटी छोटी मोमेंट्स को जीना सीखिए, छोटी छोटी मोमेंट्स को जीना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। बिल्कुल लाइफ हमें करीब कर दिया कोरोना ने, ये भी तो सोचो। कोरोना ने हमारे रिश्ते जो टूट रहे थे सब करीब कर दिए दोबारा। हमें कदर सिखा दिया, प्यार की, रिश्तों की, रिश्तेदारों की, सबकी कदर सिखा दी। ये कोरोना ने बहुत अच्छा काम किया वाकई। एंड इट इज ड्यू टू कोरोना की शख्सियत स्टार्ट हुआ, और मैं सच में आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम फीलिंग सो प्रिविलेज्ड कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। और इतने अरसे के बाद जो आपने पापा के बारे में बोला, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर यू, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर यू। बहुत बहुत, you know, I spoke from the heart, I know उनकी शख्सियत, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनकी मोटी मोटी मेरी तरह की आंखें, आज भी वो मेरे बिल्कुल नजरों के सामने। बहुत शुक्रिया मैं कहूंगी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और शख्सियत का अगला अंक कल शाम को 7 बजे होगा, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे जाने माने संस्कृतविद, लेखक, साहित्यकार, युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत हैं, हिंदी, संस्कृत और गढ़वाली भाषा के कवि हैं, बहुत से सम्मानों से सम्मानित हैं। कल हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर जीत राम भट्ट साहब। तो उनकी जो जर्नी है कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, उनसे हम सभी रूबरू होंगे। जानी मानी शख्सियत है, तो रहिएगा कल हमारे साथ शाम को एक बार फिर से हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।